गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। सिल्वर वेडिंग, इस कहानी के लेखक मनोहर जोशी के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा की थी। आज हम लोग सिल्वर वेडिंग कहानी के बारे में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें आता है, जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है कि सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना क्या है। इसके माध्यम से ही हम कहानी के पूरे तथ्य को समझ पाते हैं। तो सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान जीवन धारा का चित्रण करती है। यह कहानी कोई संदेश नहीं देती, यह आधुनिक समय का दर्पण है जिसमें नई और पुरानी पीढ़ी का अंतराल दिखाई देता है। नए बच्चे पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं। उन्हें अपने माता पिता की परवाह होती है, न रिश्तेदारी की। वे अपने परंपराओं को भी दकियानूसी मानकर छोड़ देते हैं। वास्तव में लेखक यही दिखाना चाहता है कि वर्तमान समय में नई पीढ़ी अपनी जड़ों को छोड़ रही है। पुरानी पीढ़ी एक प्रकार से निस्तेज हो जा रही है। वो हाशिए पर खड़ी होती है, लाचार नजर आती है। ऐसे में पुराने संस्कारों वाले लोग या तो हंसी के पात्र बन जाते हैं या फिर अकेले होते जाते हैं। दोनों ही स्थितियां उचित नहीं कही जा सकती। इस कहानी के माध्यम से, अर्थात सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से, लेखक यही संदेश देना चाहता है कि अपने पूर्वजों, अपने पारिवारिकता और परंपराओं का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। साथ ही नई पीढ़ी को चुनौतियों के अनुसार ढलना भी सीखना चाहिए। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं ऑफिसर वाई.डी. पंत। इनके ही आसपास ये सारी कहानी घूमती है। सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर पंत, वाई.डी. का फुल फॉर्म है यशोधर पंत, आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाते हैं और दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी पर देखते हैं जो 5:25 बता रही है। अपनी कलाई घड़ी में देख रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया और फाइल आउट ट्रे में डालकर अपने मातहतों पर निगाह डाली। उनके मातहत उनके कारण ही 5 बजे तक दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर होते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की जो कला थी, वो उन्होंने कृष्णानंद पांडे अर्थात किशनदा से सीखी थी। ये परंपरा उन्हें मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए एक नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े ताऊ, आपकी बड़ी अपनी चूहेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। पंत जी को ये धृष्टता क्यों लगी? क्योंकि ऑफिस के नियमों के ये अनुकूल नहीं था, इसलिए उन्हें चड्ढा की ये धृष्टता अनुकूल नहीं लगी। लेकिन उन्होंने
इस पर विरोध प्रकट करना छोड़ दिया था। मन ही मन वे अपने जमाने को जरूर याद करते थे जब दफ्तर में वो किशन दा को भाई नहीं बल्कि साहब कहते थे और समझते भी वैसा ही थे। घड़ी की ओर देखकर बोले, बाबा आदम के जमाने की है बाऊ, या तो अब तो डिजिटल ले लीजिए, एक जापानी सस्ती में मिल जाती है। चड्ढा के ऐसा कहने पर यशोधर बाबू ने कहा कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली है और हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। इसमें बहुत बड़ा व्यंग्य छिपा था। इस तरह का नहले पर दहला मारना, नहले पर दहला मुहावरा है। नहले पर दहला मतलब जो बात कही गई हो उसका सटीक और उससे ज़्यादा दमदार आवाज़ देना, उत्तर देना, सॉरी। और ऐसा कहते हुए एक हाथ बढ़ा लेने की परंपरा यशोधर पंत में रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से ही पड़ी थी, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वहाँ ये परंपरा थी कि सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता और श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिला लिया करते थे। इस परंपरा का निर्वाह किशनदा के क्वार्टर में भी होता था, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए हुए यशोधर पंत नामक इस बालक को, जो मैट्रिक पास था, शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए अनेक लड़कों को, जिनको कोई ठिकाना नहीं होता था, अपने यहाँ रखते थे। मेष जैसी वहाँ व्यवस्था थी, सब मिलकर पकाते खाते थे। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लायक नहीं थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस की नौकरी में भी नहीं लग पाए और तब किशनदा उन्हें अपने मेस में रसोइयाँ बनाया, 50 रुपए उधार भी दिया, जिससे वे अपने कपड़े बनवा सकें और गांव के लिए पैसे भेज सकें। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और सरकारी जीवन में मार्ग प्रशस्त कर दिया। चड्ढा ने जोर से कहा कि बड़े बाबू, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। ऐसा पूछने पर मेनन की तरफ मुखातिब होते हुए, मुखातिब मतलब उसकी तरफ ध्यान देकर यशोधर बाबू बोले कि नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है और यही इस कहानी का मुख्य बिंदु है। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग मतलब पूरे 25 साल पूरे हो गए थे। पूरी कहानी इसी सिल्वर वेडिंग के आसपास घूमती है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु उठता है वो ये कि चड्ढा कौन है, और दूसरा कि सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है और वो बार बार किशनदा को क्यों याद करता है, और इसे आप उसका सामर्थ्य मानते हैं या उसकी कमजोरी मानते हैं और ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले इसी बिंदु को हम देखते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि वे वही करना चाहते हैं जो किशनदा किया करते थे। जीवन में आई किसी भी समस्या पर वे किशनदा से सलाह लेना चाहते थे, बार बार उन्हें याद करते थे। उनकी आदत उनकी शक्ति भी थी और उनकी कमजोरी भी थी। शक्ति इसलिए कि किशनदा के बहाने वे अपने बनाए आदर्शों से डिगते नहीं थे, और कमजोरी इसलिए कि वे स्वयं कुछ नहीं सोच पाते थे। वे नए जमाने की नई सोच के अनुसार
नहीं चल पाते थे। तो इसलिए एक तरफ जहाँ किशनदा उनकी सामर्थ्य रहे, मजबूती रहे, वहीं दूसरी तरफ उनकी कमजोरी भी रहे। अब हम इस जो पहला बिंदु था चड्ढा पर आते हैं। चड्ढा कौन था? चड्ढा ऑफिस में नियुक्त एक नया असिस्टेंट ग्रेड में आया हुआ ऑफिसर था। उसे अपनी योग्यता का बहुत गुमान होता है और वो बात बात में यशोधर बाबू को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो उनकी पुरानी घड़ी को चूहेदानी बताता है, उनके बढ़े हुए हाथ को पकड़ उस पर दाद देने से पीछे हट जाता है। सिल्वर वेडिंग को मनाने के लिए जबरदस्ती उनसे 30 रुपए वसूल कर लेता है। ये सारे व्यवहार ऑफिस की गरिमा के अनुकूल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कहानी के बाकी भाग तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।